हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैनगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर की। यहाँ पर दोस्तों हम आपको हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स में इनके आने के चांसेस रहेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पूछे जा सकते हैं या इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मॉडल पेपर की विशेष सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा एडवांस है, तो आपको आइडिया आ जाता है कि यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुराने टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट लेकिन जो नए मॉडर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, उनको जरूर देख लेना। आज है मॉडल पेपर पार्ट नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड प्लेन। ये 3D का दोस्तों क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, यानी कि जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोस्तों आपने निकालनी है। इसको फिगर की मदद से दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके पास एक प्लेन है दोस्तों, ये प्लेन, और इस पर दोस्तों क्या एक लाइन है दोस्तों, वो इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं लाइन है, ये इसने आके यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो मान लेते हैं किसी पॉइंट P पर दोस्तों ये इसको इंटरसेक्ट करती है। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों कोई पॉइंट क्यू रहा होगा, मान लेते हैं हम ये होगा -1, -5 और -10। तो आपने करना क्या है कि आपको ये जो डिस्टेंस है इसको दोस्तों आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि पी क्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो लाइन है और ये प्लेन है इनको आपस में हमें इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा और इसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोस्तों वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, x-2/3 y+1/4 और z-2/12। ओके, तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, y बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा -1 एंड z बराबर हो जाएगा 12 लैम्डा प्लस 2। ओके, तो यानी कि जो लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस तरह की फॉर्म में होंगे। तो लेट मान लेता हूँ कि जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो यही हैं, क्या, x y z, बेसिकली 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा -1 एंड 12 लैम्डा प्लस 2। अब हमारे लिए मेन है कि इस लैम्डा की वैल्यू को निकालना, और इस लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए हमें जो प्लेन की इक्वेशन दोस्तों दी हुई है, प्लेन की इक्वेशन है x - y प्लस z बराबर 5। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये प्लेन पर भी लाई करता है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की जगह पे ये रख देते हैं और यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको रखते हैं, देखिए x - y प्लस z बराबर 5। x की जगह पे रख देंगे 3 लैम्डा प्लस 2, y की जगह पे आ जाएगा -4 लैम्डा प्लस 1 क्योंकि माइनस है, प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 बराबर 5। ओके, सो यहाँ से आप देखेंगे 2 और 1 3 और 2 5, तो ये दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये दोस्तों आपका आ जाएगा लैम्डा बराबर 0, क्योंकि जो भी आएगा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। हैंस लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर लैम्डा की जगह पे 0 रख देना है, दिस विल बी 2 -1 एंड 2। ओके, तो अब दोस्तों आपके पास p और q दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं एंड देन दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों अप्लाई कर देना है। तो 2 - 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 4, मतलब कि सिंपली यहाँ से 5 और -1 के डिफरेंस के बीच का डिफरेंस 4 हो गया, और ऐसी 10 और 2 मतलब -10 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों हो जाएगा 12। ओके, सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144, so it will be 25 plus 144, that is 169, so 13 is the distance between P and Q, so 13 is the right answer, hence
ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करेंगे। 3D का दोस्तों क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका वेक्टर एनालिसिस से है। ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट कि a प्लस बी डॉट सी बराबर है a माइनस बी डॉट सी बराबर है 0, देन आपको a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिल जाते हैं पहले उनको चेक कर लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है a प्लस बी डॉट सी बराबर a माइनस बी डॉट सी वैक्टर इक्वल्स टू 0, ये वेक्टर होगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पर दी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू सॉरी 0। ठीक है, आई मीन टू से दिस इज 0 नॉट 0 वेक्टर, बिकॉज ये आपका ए डॉट है तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो स्केलर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें आप, वी नो दैट कि इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, तो जाएगा बी डॉट सी, ना इट इज इक्वल्स टू ए डॉट सी माइनस में हो जाएगा बी डॉट सी। ओके, पहले हम इन दोनों को साथ रख देते हैं, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए ए डॉट सी से ए डॉट सी कट जाएगा, कैंसिल, ये आपका स्केलर है, तो यहाँ से ट्वाइस बी डॉट सी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि जो बी डॉट सी है वो आपका 0 के बराबर है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि ए डॉट सी और बी डॉट सी है, इन दोनों का सम 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी अगर ये 0 है और बी डॉट सी की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब है कि जो ए डॉट सी है वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से हमें बी डॉट सी और ए डॉट सी दोनों के दोनों 0 मिल गए। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ से ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने रूल पढ़ा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब जो यहाँ पर ए बी और सी का क्या होता है, एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, ये रूल होता है। तो अभी तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ए क्रॉस बी दिख रहा है ब्रैकेट में। तो अब सबसे पहले आप एक काम करें, देखिए ए क्रॉस बी है उसको हम लिख सकते हैं माइनस में बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इस सी को इधर ले आते हैं, तो दिस विल बिकम सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ओके, ये माइनस में आ जाएगा आगे से क्योंकि ये सी क्रॉस को मैं इधर ले आया। ठीक है, अब यहाँ पर से आराम से रूल लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस, ये हो जाएगा सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस ऐसे ही सी डॉट ए इंटू बी वैक्टर। ओके, तो क्लियर है दोस्तों कि यहाँ से जो बी डॉट सी है वो 0 है तो सी डॉट बी भी 0 होगा। ओके, तो ये हो गया 0 ओके इंटू ए वैक्टर माइनस इसी तरह से सी डॉट है, ये भी दोस्तों 0 है तो 0 इंटू बी वैक्टर। क्लियर है दोस्तों, ये स्केलर है वेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, आपका एक वेक्टर आएगा, तो फाइनली दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, हेंस बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो आता है दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि 3 वेक्टर्स के बीच में ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो इसका जो आउटकम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज 0 वेक्टर। और ये दोस्तों आपका क्या है, ये बेसिकली है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है तो उनके बीच में सम भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ स्केलर प्रोडक्ट का अर्थ ये होता है कि 2 वेक्टर के बीच में ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 0 लिखा है। ठीक, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगेन दोस्तों जो कि वेक्टर एनालिसिस से है। यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, देन आपको ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ए डॉट बी है, यहाँ पर भी ए डॉट बी है, यहाँ पर भी ए डॉट बी है, तो सबसे पहले आसान रहेगा किसको चेक करें, हम ए डॉट बी को चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद ए क्रॉस बी को चेक करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों में से आपका कोई ना कोई गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू एक ये है एक ये है, तो दोनों में से कोई ना कोई आपका डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हैं दोस्तों क्या हो जाता है भाई, आई का आई से यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 एंड माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी कि 6 माइनस 6 प्लस 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर से 5 तो आएगी ए डॉट बी की वैल्यू। इसका मतलब ये तो 100% है
कि ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों आपका गलत है। ओके, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि a डॉट बी की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आ रही है 5 आ रही है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा। बट अभी इसको भी चेक करना जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको भी देखना दोस्तों आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, a क्रॉस बी निकालते हैं। a क्रॉस बी दोस्तों अगर आप निकाल लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ से इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं आई जे के, तो हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 3 5 -2। सो यहाँ से ये हो जाएगा भैया -2 -5 3 15, ओके, -j, देन ये हो जाएगा -5 4 -9। सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है यहाँ पर डिटरमिनेंट को जैसे खोलते हैं वो आपने खोलना है 3 क्रॉस 3 के 5 दूनी 10 -3। सो क्लियरली यू कैन सी दैट -17 आई एंड नॉट 4 13 हो गया तो +13j एंड +7k। इसका मतलब है कि a क्रॉस b वाला जो पार्ट है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों इसका करेक्ट है। अब बस इसका क्या कर लेते हैं, a क्रॉस b का मॉड देख लेते हैं कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट। तो 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से अगर आप देखें सो इट इज़ 289 और ये हो जाता है आपका 169 प्लस 49। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आता है नहीं आता है। तो 289 प्लस 169 प्लस 49 करते हैं तो 9 या 27, 2 8 2 10 और 6 4 20, 2 2 4 और 1 5, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये भी आपका सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो थर्ड वाला इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ओनली 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान सा भी, बट देख सकते हैं कि आप दोस्तों यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओमेगा अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, देन आपको ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 17 प्लस 1 की वैल्यू दोस्तों निकालनी है। तो बहुत आसान है दोस्तों, वी नो दैट कि ओमेगा की पावर जो क्यूब है वो दोस्तों 1 होता है। ओके, एंड बिकॉज ओमेगा की पावर अगर क्यूब अगर 1 होता है तो फिर इस केस में आपने सिंपली क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख देना है। जब 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है क्योंकि 99 डिवाइड होता है, और 17 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 बचता है। ठीक है, यानी कि वी हैव 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 0 इज द राइट आंसर, सो डी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगेन आपका कोनिक सेक्शन से दोस्तों है। सबसे पहले दोस्तों आपने बताना है कि ये जो आपको गिवन इक्वेशन है जो कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है जिसमें आपके 2 वेरिएबल हैं x एंड y, क्या ये एलिप्स को प्रेजेंट करता है, और इसके अलावा फिर आपको सेंटर ऑफ कोनिक बताना है कि क्या 1, 2 है। तो देखिए इसको चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना है, मैं आपको एक रूल बताऊं कि अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है, ध्यान रखना है दोस्तों कि ये एक एलिप्स को कब प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले तो दोस्तों जो डेल्टा है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी एलिप्स की अगर मैं बात करूं तो लेस देन ए बी होनी चाहिए। ठीक है, अगर पैराबोला होता तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगी, और हाइपरबोला के केस में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। बट इसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती तो फिर ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेप चेक करने पड़ेंगे, एक तो डेल्टा और दूसरा फिर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है या नहीं। अगर आप कंपेयर करेंगे दोस्तों यहाँ से तो ए की वैल्यू दोस्तों आपकी 5 आती है। ओके, एंड अगर आप बी की वैल्यू की बात करें तो वो भी 5 है। एच की वैल्यू की बात करें तो देखना है दोस्तों जो एक्स वाई है उसके कोफिशिएंट का आधा यानी कि -3, एंड जी की बात करें तो यहाँ पर ये 5 है। इसी तरह से एफ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा -3 और सी की वैल्यू आपकी 10 है। ठीक है, तो डेल्टा को कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये सिंपली होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर
माइनस सी एच स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, या फिर दोस्तों आप इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एच जी, ठीक है, यहाँ पर से बी एफ एफ सी, ये वैल्यू होती है। तो ये होता है डेल्टा, इसको दोस्तों आपने चेक करना होता है। तो अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है एंड साथ ही साथ एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो देन आपका दोस्तों क्या है, 100% ये एक एलिप्स होगी। तो पहले अगर आप इस चीज़ को चेक करें, जैसे कि अगर आप ए बी सी को चेक करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 2FGH, यानी कि 2, F की वैल्यू है -3, G की वैल्यू है 5 और H की वैल्यू है -3, फिर माइनस ए इंटू एफ स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 9, माइनस बी की बात करें तो ये हो गया 5 इंटू जी स्क्वायर, दैट इज़ 25, फिर माइनस सी एच स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू एच का स्क्वायर, दैट इज़ 9। ओके, अब अपने इसको सॉल्व करना है। तो 5 पंजे 25, 25 गुणा 10 यानी कि 250, और ऐसे ही 2FGH यानी कि 3 तियां 9, 9 और 10 ये आपका 90 हो गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही 5 नमा होता है 45, 25 पंजे 125 और 10 नमा 90। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखते हैं तो 250 में से 125 गया तो 125 ही बचता है, और 45 अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये 80 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हैंस ये किसी ना किसी एक कोनिक सेक्शन को प्रेजेंट करने वाला है। अब दोस्तों हमें सिंपली चेक करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू को अगर आप देखें तो यहाँ से आप एच स्क्वायर देखें तो -3 का स्क्वायर है, दैट इज़ 9, और ए इंटू बी करते हैं तो ए और बी की जो वैल्यू आती है वो आती है 25। सो क्लियर है कि जो एच स्क्वायर है वो ए बी से लेस है, 9 की जो वैल्यू है वो 25 से लेस है। इसका मतलब 100% ये दोस्तों आपका एलिप्स है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, यानी कि ये वाला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका एक एलिप्स को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों आपने ये चीज़ देखनी होती है। अगर डेल्टा 0 आ गया तो फिर इस केस में दोस्तों ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है सेंटर ऑफ कोनिक। सेंटर ऑफ कोनिक को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कोनिक निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले लेट इट इज एफ इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस 5। ओके, सेंटर ऑफ कोनिक निकालने के लिए दोस्तों आपने सिंपली करना क्या होता है कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल्स टू 0, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हमें जो सॉल्यूशन आएगा वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कोनिक कहलाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो किसी कोनिक का सेंटर निकालना है तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 10x एंड देन यहाँ पर हो जाएगा -6y। ध्यान रखना है दोस्तों कि आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो बाकी 0 हो जाएंगे, ओके। एंड -4 बराबर 0, ओके, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2 पंजे 10, 2 तियां 6 और 2 दूनी 4 तो बराबर 2। ये हो गई क्वेश्चन नंबर ए। इसी तरह से इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें दोस्तों, तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 10y, यहाँ पर से हो जाएगा -6x और माइनस में 4 इक्वल्स 0। फिर अगेन दोस्तों यहाँ पर से करेंगे तो 2 पंजे 10, सॉरी 6x, हाँ ठीक हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर से हो जाता है 5y माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो 5x माइनस 3y बराबर 2, और यहाँ पर आ जाएगा -3x प्लस 5y बराबर 2, ओके। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास दोस्तों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 25 में से 9 गया 16x, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया 1। इफ x की वैल्यू 1 है तो 5 माइनस 3y बराबर हो गया 2, तो 3y बराबर हो जाता है 3, सो y भी आ गया 1। इसका मतलब जो सेंटर्स हैं दोस्तों 1,1 पे हैं। अब हमें सेंटर्स क्या दिए हुए हैं दोस्तों, वो दिए हुए हैं 1, -1, 2।
so which is not right. Okay, so the center of conic is not 1, 2, it is 1, 1, but this statement is right, so only 1 is the right option, so option number C is correct. Okay, तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगेन एक क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका मॉडर्न अलजेब्रा से दोस्तों क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओके, आपने क्या करना है, इस लिस्ट को दूसरे से मैच करना है और आपने बताना है कि एक आपके सामने दोस्तों यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप दिए हुए हैं और साइक्लिक ग्रुप में आपको नंबर ऑफ जनरेटर दोस्तों बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप बात करेंगे Z+ की, ठीक है। Z+ बेसिकली दोस्तों क्या है, ये इनफाइनाइट ग्रुप है। ओके, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जब भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसमें केवल और केवल दो जनरेटर्स होते हैं। जैसे अगर Z की बात करें, एक तो 1 है और दूसरा है -1, यानी कि 1 और -1 से हर एलिमेंट क्या होता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। हर एलिमेंट को आप 1 + 1 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 को कैसे जनरेट करेंगे, 1 को 3 टाइम ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से -3 को -1 -1 -1 इस तरह से दोस्तों आप हर एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल दो ही जनरेटर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि Z+ का जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 जनरेटर्स। ओके, ना बात करेंगे दोस्तों Z8 की। Z8 बेसिकली क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे अब ये फाइनाइट है। तो फाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए जो ऑर्डर्स, देखिए कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, अगर वो फाइनाइट है और अगर उसका ऑर्डर जितना होता है तो हमें सिंपली क्या निकालने होते हैं, उसके प्राइम नंबर्स, यानी कि विच आर को प्राइम टू 8। तो को प्राइम टू 8 क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक तो 1 हो जाएगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है दोस्तों 3, इसके अलावा क्या हो सकता है 5 और इसके अलावा क्या हो सकता है 7। सो देयर विल बी 4 जनरेटर्स। सो Z8+ की बात करें तो यहाँ पर कितने होंगे आपके 4 दोस्तों यहाँ पर जनरेटर्स होंगे, ठीक है। ऐसी दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट वाला है e⁻2π/7। ओके, बेसिकली दीज आर द रूट्स ऑफ यू कैन से 2π/, देखिए अगर 2π/7 आई है तो इसकी पावर दोस्तों जब हम 7 करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, e⁻2πi बेसिकली विच इज इक्वल टू 1। ओके, सो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है दोस्तों 7 है, और फिर अगर इस ग्रुप का ऑर्डर अगर 7 है तो इसका मतलब है कि 7 के हमें कोप्राइम देखने पड़ेंगे, द नंबर विच आर कोप्राइम टू 7। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 6 नंबर हैं दीज आर द कोप्राइम टू 7। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर नंबर 7 प्राइम मतलब आपका प्राइम नंबर है तो उससे पीछे के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे उससे क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, मतलब कि ऐसा नंबर कोप्राइम का मतलब समझते हो ना, जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो उसको कोप्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर दो नंबर कोप्राइम है तो इसका मतलब है कि उन दोनों में से जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो 1 होगा। जैसे कि 2 और 3 ये आपस में कोप्राइम है क्योंकि इन दोनों से 1 कॉमन आता है, ठीक है। तो 7 की कोप्राइम नंबर कौन है, 7 और 1 में 1 कॉमन आता है, इसमें भी 1 कॉमन आता है, इनमें 1 1 1 आता है, लेकिन 7,7 में क्या आता है, 7 कॉमन आता है। तो दे आर नॉट कोप्राइम, भले ही वो आपस में प्राइम नंबर है बट लेकिन ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि इनमें से 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको समझ लीजिए। तो यानी कि इसका जनरेटर कितना हो गया, 6 हो गया। अब Z2 की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि अगेन इसमें आपके दो एलिमेंट है और दो का दोस्तों जो अगर देखा जाए कोप्राइम नंबर है वो खाली 1 है, इसका मतलब देयर इज ओनली 1 जनरेटर्स। ओके, सो इस तरह से देखा जाए तो Z+ बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में आपके दो ही जनरेटर होते हैं। तो यानी कि इस तरह से ऑप्शन देखेंगे तो A का सेकंड, B का थर्ड, C का 4 और Z2+ का 1, यानी कि D का 1 हो जाएगा। तो A ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा दोस्तों हमने बहुत अच्छे से करवा रखी है और हमने उसको अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया भी है। अगर आप चाहें तो हमारी क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने जो भी आपको पसंदीदा कोर्स है वो भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। अभी हमारा स्पेशल बैच दोस्तों चल रहा है जहाँ पर MCQ क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद से फैब में दोस्तों हमारा न्यू बैच भी दोस्तों स्टार्ट होने वाला, आप चाहे तो उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें जो ये बैच लेंगे MCQ क्लासेस वाला उनको भी वहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। तो देर नहीं करनी है, आप तुरंत हमारे संग जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से संबंधित क्वेश्चन है। y बराबर है ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है।
3 बार और देन आपको इसकी वैल्यू को दोस्तों निकालना है। बेसिकली आपने क्या करना है, इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझना है जो आएगा, फिर देन उसको बार बार आपने करते रहना। तो सबसे पहले एक बार दोस्तों डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखिए जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लगता है रूल, देखिए सी एक्स प्लस डी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दिस विल बी ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा। फिर उसके बाद ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट विल बी सी डिवाइडेड में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस में ए सी एक्स माइनस में बी सी, तो ये और ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन में है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। सो यहाँ से दोस्तों आ जाता है ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब ऊपर में x नहीं है। अब आप इसको दोस्तों आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों ये तो आपका टर्म है तो इधर आ जाएगा, दैट इज ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी, आप इसको इधर ले लीजिए और यहां से दोस्तों आप लगा लीजिए रूल। ये देखिए ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी -2 और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर -3 इंटू सी। ठीक है, जिस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, एंड यहाँ से दोस्तों आप माइनस को इधर ले लीजिए और यहाँ से भी अगर आप दोस्तों एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो -1 का दोस्तों एक स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं बी सी माइनस ए डी। ओके, एंड 2 यहाँ पर आ गया है और ये हो गया है आपका c एंड दिस इज सी एक्स प्लस डी की पावर -3। ओके, स्टिल आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो देखिए ये हो जाएगा -1 का की पावर स्क्वायर है। देखिए ये 3 आगे आ जाएगा तो -1 का मतलब बेसिकली -1 का स्क्वायर है और यहाँ पर आप लिखेंगे -3 इंटू 2 और ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर -4 इंटू यहाँ पर एक और सी है। देखिए एक सी पहले से था, एक और सी आ गया, यानी कि सी का स्क्वायर। ओके, सो अब इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -1 का क्यूब, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर फिर बी सी माइनस ए डी इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर -4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस आपको थोड़ा फोकस अपना रखना है और आपका आंसर निकल आ जाएगा। सो ये ऑप्शन विल बी राइट। -1 का क्यूब 3 फैक्टोरियल बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी की पावर -4। एक पैटर्न है, बस उसको समझना है और उसको सॉल्व करते हुए चले जाना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड द एसरेशन ए एंड अदर इज रीजन। आपको बताना है कि एसरेशन है और एक रीजन है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा है। द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप, और रीजन है एवरी फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एसरेशन ए की। द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप। यस, दैट इज ट्रू। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर है वो उसके सब ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। इसको हम दोस्तों लैग्रेंज थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रुप है उसका अगर ऑर्डर मान लेते हैं 30 है, तो उसके जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर दोस्तों जैसे कि 2 है या फिर आपका 1 है, 1 तो खैर होता ही है। ठीक है, अगर ट्राइबल की बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 6 है, इसके अलावा 10 है, 30 है, ये हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब 30 के डिविजन, ऐसा नहीं है कि 100% इसमें इस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा, बट क्या नहीं हो सकता है ये हमें पता लगा है कि अगर मान लेते हैं किसी ग्रुप का, किसी सब ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं 7 है, तो वो इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि 7 इज नॉट डिविजर ऑफ 30। ओके, तो जितने भी 30 के डिविजर होंगे, जैसे कि 15 भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा 15 भी था इसमें। तो ये सब दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि
जो सब ग्रुप होगा वो हमेशा क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को दोस्तों हमेशा डिवाइड करेगा। इसको हम लैंग्रेज थ्योरम भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो दूसरा है रीजन क्या कह रखा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। नाउ दैट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है वो हमेशा उस ऑर्डर के एलिमेंट को कंटेन करता है जो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। जैसे कि मान लेते हैं, ये कहने का अर्थ ये है कि अगर एक ग्रुप है उसका ऑर्डर मान लेते हैं 6 है, तो उसके अंदर डेफिनेटली जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो ऑर्डर है, जैसे इसके डिविजर देखा जाए तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर इस एलिमेंट मतलब कि इस ऑर्डर के एलिमेंट पक्का होंगे, ये कहना चाह रहा है। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो उसके अंदर ऑर्डर 1 का एलिमेंट भी होगा, ऑर्डर 2 का भी होगा, ऑर्डर 3 का भी होगा और ऑर्डर 6 का भी एलिमेंट होगा। दैट इज मस्ट, दैट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है जिसमें आपके सिंबल हैं 1 2 3। तो आप जानते हैं सिमेट्रिक ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप होता है। परम्यूटेशन ग्रुप में आपके कितने एलिमेंट होते हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एलिमेंट दोस्तों इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें जो 6 एलिमेंट होते हैं परम्यूटेशन में किस तरह से होते हैं, देखिए सबसे पहले तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया, फिर आपका 1 2 होता है जैसे कि 2 साइकिल वाला, ठीक है। इसके अलावा फिर हो गया 1 2 1 3 2 3, है ना। इसके अलावा 3 साइकिल वाले होते हैं, एक तो होता है 1 2 3 और एक हो गया 1 3 2। ये आपके क्या होता है, S3 होता है, यानी कि परमुटेशन ग्रुप विथ 3 सिंबल्स आप देख सकते हैं, ओके। तो इसमें देयर आर टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट्स, ओके। तो जब हम बात करेंगे इसके ऑर्डर की आइडेंटिटी का, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बात करेंगे इनकी, जैसे कि 1 2 1 3 और 2 3, तो इन सबका जो ऑर्डर है वो कितना है दोस्तों, वो है 2। और अगर बात करेंगे इनकी, तो इनका जो ऑर्डर है 1 2 3 या फिर 1 3 2 का, तो इनका ऑर्डर 3 है। अब कायदे से दोस्तों ये 6 है, तो इसमें 1 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का भी एलिमेंट होना चाहिए। बट देयर इज नो एलिमेंट जिसका ऑर्डर दोस्तों 6 हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, यानी कि एवरी फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो आपका इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो इसमें 1 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट तो हैं, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो हेंस ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको समझिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ऐसी दोस्तों मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपका क्लेंस 4 ग्रुप होता है, ठीक है। क्लेंस 4 ग्रुप, क्लेंस 4 ग्रुप भी दोस्तों इसका एग्जांपल है, जैसे कि उसमें दोस्तों आपके एलिमेंट है E A B C। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो क्लेंस ग्रुप होता है, क्लेंस ग्रुप में जनरली क्या होता है कि हर एलिमेंट क्या होता है, अपने खुद के इनवर्स के बराबर होता है। जैसे जनरली क्या होता है, इसमें AB की वैल्यू C होती है, BC की वैल्यू A होती है और AC की वैल्यू क्या होती है, B के बराबर होती है। और यहाँ पर जो E है वो क्या होता है, अपने खुद के इनवर्स के बराबर होता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो A है वो भी अपने इनवर्स के बराबर होता है। अब इसका जो ऑर्डर है दोस्तों क्या है, 4 है इस ग्रुप का। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ E, वो तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। अब बात करें ऑर्डर ऑफ A, तो वो कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि हर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर होता है। इसका मतलब A की पावर 2 E के बराबर होता है, B की पावर 2 है वो भी E के बराबर होता है, ठीक है। और C की पावर 2 है वो भी E के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 4 हो, समझ रहे हैं। तो जो क्लेंस 4 ग्रुप है वो भी इसका एक एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें क्योंकि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 है, हेंस अगेन दिस जो रीजन है वो आपका फॉल्स हो जाता है। सो हेंस ओनली A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। ऐसी दोस्तों इसमें और भी कई एग्जांपल है, जैसे कि आपका ऑल्टरनेटिंग ग्रुप होता है जिसका A4, ठीक है। इसको हम ऑल्टरनेटिंग ग्रुप अगर A4 की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 4 फैक्टोरियल का आधा, यानी कि 12 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके डिविजर देखे जाएं तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। तो अब जैसे ऑल्टरनेटिंग ग्रुप की बात करें तो इसमें भी आपके बेसिकली क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जितने भी आपके इवन परमुटेशंस होते हैं उन सबका सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। बेसिकली जैसे S4 है तो S4 के आधे एलिमेंट हो गए। S4 में कितने एलिमेंट होते हैं, 24, 4 फैक्टोरियल। जैसे S3 में कितने थे, 3 फैक्टोरियल, 6 एलिमेंट थे। तो ऐसी A4 में क्या होंगे,
और S4 फैक्टोरियल के आधे यानी कि 12 एलिमेंट हो गए। तो जितने भी इसमें आपके इवन परमुटेशन से वो वाले रहेंगे। तो इसमें एक साइकिल 1 वाले होते हैं, 3 साइकिल वाले होते हैं, डबल वाले होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई भी 6 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट दोस्तों इसमें नहीं होता है, ठीक है। ऐसी फिर एक डिहाइड्रल ग्रुप होता है, उसमें भी आपके क्या होते हैं कि कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 8 का नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे D4 है, D4 में आपके 8 एलिमेंट होते हैं, ओके, और इसमें कोई भी एलिमेंट आपका 8 ऑर्डर का नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ -i ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपने इस एलिमेंट -i का आपने ऑर्डर निकालना है, ठीक है। हम दोस्तों इतना चीज समझ लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है कि वो लीस्ट वैल्यू n की जिसके लिए a की पावर n बराबर e हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ a बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n के बराबर है। तो आपने सिंपली देखना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों कितना है, 1। अब -i की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, -i की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हेंस ऑर्डर इज 4। अच्छा, -i की पावर 8 करने पे भी 1 आ जाता है, ठीक है, बट 8 इसका ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये लीस्ट नहीं है। लीस्ट क्या है, 4 है, सबसे कम ऐसी वैल्यू 4 से कम -i की कोई भी वैल्यू करके देख लो, कभी भी 1 नहीं आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वो लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। सबसे पहला देखेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे के इंटू जे डायरेक्शन इज 1। देखिए ध्यान रखना दोस्तों कि अगर जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करना होता है तो कैसे करते हैं दोस्तों, सिंपली फॉर्मूला है a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। इस फॉर्मूला से अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के डॉट क्या है दोस्तों, इन जे डायरेक्शन डॉट जे डिवाइडेड बाय हो जाएगा मॉड ऑफ जे। सो यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा i डॉट जे, वी नो दैट 0 होता है, j डॉट डे 1 होता है, मॉड ऑफ जे 1 होता है, तो 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो मैचअप करता है। इसके बाद दोस्तों अगला कह रहा है कि इफ़ अगर मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए हम एक काम करेंगे, बोथ का स्क्वायर कर देंगे। सो वी हैव मॉड ऑफ a स्क्वायर mod of b square plus 2a dot b, we can write this, okay। एंड इसी तरह से इसको लिखेंगे तो हो जाएगा mod of a square plus mod of b square माइनस में 2a dot b, ठीक है। यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यानी कि 4a dot b must be equals to 0। सो a डॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, यानी कि a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है π/4 विच इज नॉट राइट। सो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट हो जाता है। तो π/2 होना चाहिए, π/4 नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर और वैल्यू निकालनी है। देखिए जैसे और भी हम निकाल के बताते हैं, मॉड ऑफ a बराबर है 3, मॉड ऑफ b बराबर है 4, आपको मॉड ऑफ a प्लस बी है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 1 दी हुई है, ठीक है। आपको मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी नो दैट कि मॉड ऑफ a प्लस बी है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यू कैन राइट दिस मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। हमें मेनली a डॉट बी निकालना है। इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है, 1 है। a का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस दिस इज 16 प्लस 2a डॉट बी, यू कैन राइट दिस। सो यहाँ से दोस्तों आपका जो 2a डॉट बी है इट कैन बी रिटर्न एज 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 मतलब कि आपका कितना हो जाता है, यहाँ से 9 और 16 25, 25 में से 1 गया 24, यानी कि a डॉट बी की वैल्यू है वो आपकी 12 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी दोस्तों निकाल सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। तो मॉड ऑफ a स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 माइनस 12 दूनी 24, यानी कि a माइनस बी। यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू -12 आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 25, 49 हो गया, यानी कि a माइनस बी है, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, √49 दैट इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर दोस्तों इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उस डायरेक्ट फॉर्मूला को भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर -12 होना था, आप सिंपली देखिए अभी जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई a प्लस बी है
इसके मॉड का स्क्वायर है वो बराबर है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मतलब कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ऐसी a माइनस बी का स्क्वायर है उसकी वैल्यू है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 2a डॉट बी। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस में मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। You can directly use this formula. So यहाँ से we have this a plus b that is 1 plus a minus b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और मॉड ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 16। सो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 माइनस 1 दैट इज 49। सो मॉड ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 7, तो 7 इज द राइट आंसर। सो इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। दो नॉन जीरो वेक्टर है ए बी सी, आप इस फॉर्मूला से रिलेटेड हैं कि a बराबर है 8b, ओके, एंड c बराबर है -7b। ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर a बराबर है लेमडा b तो इसका मतलब है वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं। अगर लेमडा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल तो हैं लेकिन बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अगर लेमडा की वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इस तरह से समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से देखो, जैसे b है, b को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, c/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा माइनस में 8/7 इंटू बी वैक्टर, ओके। सो इट जस्ट लाइक ए, सॉरी यहाँ पर हो गया सी वेक्टर, तो इट इज जस्ट लाइक ए बराबर है लेमडा सी एंड क्लियरली, तो इसका मतलब ए और सी पैरेलल तो हैं, बट यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि दे आर मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है एक तरह से, मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, हेंस पाई इज द राइट आंसर। सो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं डायरेक्टली विद द कॉन्सेप्ट। सो डी बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो इनकरेक्ट है वो आपका क्या है, बी है, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप कि दोस्तों आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ पर बड़ी होगी। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही क्लासेस के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।